नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आज उन क्वेश्चंस के आंसर दूंगा जो मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने भेजे हैं जो एमबीए कॉलेजेस ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं और जिनके पास काफी सारे ऑप्शंस हैं और स्पेसिफिकली एनएमआईएमएस मुंबई जहां से मैं पढ़ा हूं और वहां के क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा होंगे। तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं एनएम से मुंबई से रिलेटेड या किसी भी बिजनेस स्कूल से रिलेटेड तो इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि आपके कई क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल जाएगा। तो चलिए सिलसिला शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन जो मुझ तक पहुंचा है वो है, यश ने मुझसे पूछा है कि अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स कौन से बिजनेस स्कूल जो है वो एनएम से ऊपर है फाइनेंस में। तो उस पर मुझसे थोड़ी राय मांगी है। तो देखिए यश, आप एनएम मुंबई से ऊपर फाइनेंस में सारे ही टॉप 10 कॉलेजेस हैं, यानी कि टीयर 1 के जितने भी कॉलेजेस हैं जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4, तो टीयर 1 के जितने भी कॉलेजेस हैं वो एनएम मुंबई से ऊपर है, वो किसी भी स्पेशलाइजेशन में हो। अगर आप टीयर 2 में आते हो तो वहां पर मैं फाइनेंस के लिए एनएम मुंबई को काफी हाईली रेट करता हूं। शायद एक या दो कॉलेजेस ऐसे हो सकते हैं जो एनएम से ऊपर हो टीयर 2 में, बट एनएम फाइनेंस में उनको टक्कर देती है। तो फाइनेंस स्पेसिफिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है एनएम का और प्लेसमेंट भी स्ट्रॉन्ग है, फैकल्टी भी स्ट्रॉन्ग है। तो फाइनेंस के लिए आपके पास अगर टीयर 1 की कोई कॉल्स नहीं है तो टीयर 2 में आप बिल्कुल एनएम को सिलेक्ट कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन मुझे कल्पेश ने पूछा है। कल्पेश ने पूछा है कि अगर सीएफए नहीं करते और कोई कोर्सेज कर लेते हो, सर्टिफिकेशन कोर्सेज या कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लेते हो तो क्या ड्रीम कंपनी से शॉर्टलिस्ट मिलेगी। तो कल्पेश देखिए, सीएफए करना बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। इनफैक्ट सीएफए आपको कभी भी कुछ एडवांटेज नहीं दिलाता लेवल 1। अगर आप लेवल 2 क्लियर कर चुके हो तब आपको शायद थोड़ा प्रेफरेंस मिले, अदरवाइज आपको प्रेफरेंस नहीं मिलता लेवल 1 के ऊपर में। आप ये बात बिल्कुल याद रखें। तो कभी भी सिर्फ लोग कर रहे हैं इसीलिए आपको भी करना है ये सोचकर मत करिएगा। उससे बेटर है आप सर्टिफिकेशन कोर्सेज या फिर कॉम्पिटिशन्स पर ध्यान दीजिए, क्योंकि सीएफए लेवल 3 को भी कॉम्पिटिशन्स के थ्रू बीट किया जा सकता है। तो ये आप ध्यान रखें, कोर्सेज और कॉम्पिटिशन्स पर ज्यादा ध्यान दें, ना कि एक दूसरे प्रोफेशनल कोर्स को, क्योंकि आप ऑलरेडी एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कर रहे हो एमबीए, तो उसके बीच में आपको दूसरा करने की कोई जरूरत नहीं है। आप एमबीए पर ध्यान दें और एमबीए का जितना फायदा उठा सकते हैं उस पर ध्यान दें। सीएफए आप बाद में भी कर सकते हो, बट आपको एमबीए करने के बाद सीएफए की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा क्वेश्चन मुझे आश्रफ ने भेजा है। वो पूछ रहे हैं कि ग्रेजुएशन में उनका स्कोर जो है 70 के बिलो है, तो क्या कुछ फाइनेंस कंपनीज में उनको डिसएडवांटेज मिलेगा। तो अशरफ देखिए, 70 के नीचे आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अगर मैं आपको रेंज बता देता हूं, जैसे मेरे ग्रेजुएशन के स्कोर्स 60% से भी नीचे थे, तो अगर मैं परसेंटेज वाइज बात करूं तो अगर आपका स्कोर 65% के ऊपर है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो। और सीजीपीए वाइज अगर आपको पॉइंटर में मिलते हैं अंडरग्रेड में मार्क्स, तो 7 पॉइंटर अगर आपके पास है आउट ऑफ 10 तो आप बहुत सेफ हो। उसके नीचे कुछ डिसएडवांटेजेस होती हैं, जैसे मुझे भी कुछ कंपनीज में शॉर्टलिस्ट नहीं आई थी समर्स में, क्योंकि मेरे सीजीपीए जो है यानी कि जो मेरे कॉलेज का जो परसेंटेज है वो कम था, बट फाइनल्स में मुझे जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मेरी पहले ही कंपनी में प्लेसमेंट हो गई थी, तो मैं आगे तक गया ही नहीं। चौथा क्वेश्चन मुझे भेजा है सुदर्शन ने। वो पूछ रहे हैं कि रफ एवरेज सैलरी जो एनएम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एनएम में अगर वो टॉप 300 में रहे बैच के, यानी कि टॉप 50%, 600 का बैच होता है। तो अगर आप टॉप 50% में रहते हो तो आप 15 से 17 लाख रुपए की सीटीसी एक्सपेक्ट कर सकते हो आसानी से। तो पांचवा क्वेश्चन मुझे यशस्वी ने भेजा है। वो पूछ रहे हैं कि क्या आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी दिल्ली में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं कंपेयर टू एनएम। तो देखिए, आपको ये समझना जरूरी है यशस्वी कि ये जो कॉलेजेस हैं ये इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी खड़गपुर। तो यहाँ पर एक बिजनेस स्कूल के स्टूडेंट को यानी कि एमबीए स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटीज कम ही मिलेंगे कंपेयर टू एक स्पेशलाइज्ड बिजनेस स्कूल जो कि एनएमआईएमएस है। तो ये आप मानकर चलें कि आपको एनएम में एनी डे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, लोकेशन एडवांटेज भी है, प्लस एक स्पेशलाइज्ड सिर्फ बिजनेस स्कूल है, सिर्फ एमबीए के लिए फेमस है, अलग से बनाया गया है। और उसके साथ में देखिए प्लेसमेंट्स भी आईआईटीज के अगर बेटर एवरेज दिखाए जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है। आप इंजीनियरिंग की मैं प्लेसमेंट्स की बात नहीं कर रहा, सिर्फ एक एमबीए का आप करते हो आईआईटी से तो आपको प्लेसमेंट्स उतने अच्छे नहीं मिलते, बिल्कुल भी नहीं मिलते। और इसी के साथ साथ जो कुछ कॉम्पिटिशन्स होते हैं कॉर्पोरेट्स की तरफ से, जो कॉम्पिटिशन्स रिलीज की जाती हैं उनमें आईआईटीज कुछ ऐसे हैं जिनको पार्टिसिपेट करने मिलता है और किसी आईआईटी को मिलता भी नहीं है। तो आईआईटी बॉम्बे एक हो सकता है जिनको वो एलिजिबल हो, बट
और कोई आईआईटी दिल्ली किसी में एलिजिबल है, बट और कोई आईआईटीज को ये कॉम्पिटिशंस खुलते नहीं है, स्पेशलाइज्ड बिजनेस स्कूल्स के लिए खुलते हैं ये। तो बिल्कुल भी आप ये मत समझिए कि एनएम में अपॉर्चुनिटीज कम मिलेंगे कंपेयर टू दीज आईआईटी कॉलेजेस। छठा क्वेश्चन मुझे ललित ने पूछा है, वो पूछ रहे हैं कि हॉस्टल में रहें या बाहर रहें, फ्लैट में या हॉस्टल में। तो ललित, मैं मान रहा हूं कि आप एक मेल स्टूडेंट हो, तो मेल्स के लिए हॉस्टल बिल्कुल भी प्रेफरेबल नहीं है। गर्ल्स के लिए हॉस्टल एक्चुअल में एनएम में सिर्फ गर्ल्स ही हॉस्टल में रहती हैं, और कुछ ऐसे फर्स्ट ईयर में आप रह सकते हो, बट जनरली ये देखा गया है कि जो भी फर्स्ट ईयर में रहता है वो तब आकर सेकेंड ईयर में फ्लैट लेकर निकल जाता है। तो हॉस्टल को अवॉइड करिए, क्योंकि हॉस्टल में इट्स लाइक अ पीजी। वो हॉस्टल कम है, पीजी ज्यादा है, टाइम से आना है, टाइम से जाना है, टाइम पे खाना है। देखिए एमबीए में टाइम से कुछ नहीं होता दोस्तों। ग्रुप स्टडीज, कोऑर्डिनेशन कैसे आप करोगे, कॉम्पिटिशन कैसे करोगे? आप सिर्फ कॉलेज में तो 24 घंटे नहीं बैठ सकते, घर पे भी होती है ग्रुप स्टडीज, तो काफी डिसएडवांटेज होगा, टाइमिंग मैच नहीं होंगे। तो आप ये ध्यान रखें, तो बेटर होगा फ्लैट में जाए, क्योंकि कॉस्ट भी अगर मैं कंपेयर करूं तो हॉस्टल में जो कॉस्ट है शायद आपको ज्यादा ही लगेगा अगर आप बाहर रहते हो उससे, क्योंकि वहां पर आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो। हॉस्टल में आपको लमसम दे देना पड़ता है, भले ही आप ऑप्टिमाइज करो नहीं करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आई विल से गो फॉर अ फ्लैट। 7th क्वेश्चन मुझे सुमेध ने पूछा है, वो पूछ रहे हैं कि टॉप 200 में या टॉप 100 में होने का क्या मतलब है? क्या वो सिर्फ एकेडमिक्स पर देखकर बोला जाता है या फिर ओवरऑल? तो देखिए सुमेध, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता कि टॉप 100 या टॉप 200, ऐसा कोई लिस्ट निकलता नहीं है कोई भी बिजनेस स्कूल में। जनरली क्या होता है, टॉप के जो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनको एकेडमिक्स के ऊपर अवार्ड्स मिलते हैं, मगर आप अगर टॉप 100 200 में अपने प्रोफाइल के बेस पे हो, यानी कि अगर आप टॉप 100 200 में अपने प्रोफाइल के बेसिस पे हो, तो आपको अवार्ड्स नहीं रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो आप इस चीज का ध्यान रखें, और टॉप 100 200 में एकेडमिक्स वाइज अगर आप हो तो और भी अच्छा है, मगर ओवरऑल तो आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको कुछ भी चांसेस रखने हैं अपने कोई अच्छी प्लेसमेंट के या फिर एक अच्छे करियर के स्टार्ट। सुमेध ने ही पूछा है मुझे दूसरा क्वेश्चन भी, वो है कि प्रीवियस एकेडमिक्स कितना रोल प्ले करते हैं शॉर्टलिस्ट के लिए फाइनेंस में, स्पेसिफिकली टॉप कंपनी से, और बेयर मिनिमम क्या है? तो देखिए मिनिमम सुमेध, अगर मैं 10-12 ग्रेजुएशन को लूं तो आपके पास अगर 80 और 65 to 70 अगर आपके पास है परसेंटेज, तो आप बहुत सेफ हो, आपको सभी जगहों से शॉर्टलिस्ट मिलेगी। अब जो है कि प्रीवियस एकेडमिक्स क्या रोल प्ले करते हैं समर्स में, तो देखिए रिक्रूटर्स के पास आपके अंदर देखने के लिए और कुछ है नहीं, आप सिर्फ उनको स्कोर्स ही दिखा सकते हो। फाइनल्स तक आप अपनी सीवी बना सकते हो, प्रोफाइल बना सकते हो। तो थोड़ा बहुत जो आप कर सकते हो, जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि आप स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल कैसे बना सकते हो समर्स के पहले, तो वो आप फॉलो करें। कुछ चीजें जो आपके सीवी में आ सकती हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर्स के सीवी में नहीं रहेंगी अगर आप वो वीडियो फॉलो करते हो, तो आप वो फॉलो करें, और कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आपकी 80 65 to 70 के रेंज में ग्रेजुएशन है, सब जगह से शॉर्टलिस्ट मिलेगी। 9वां क्वेश्चन पूछा है मुझे योगेश ने, वो पूछ रहे हैं कि व्हाट कैन बी द इक्विवेलेंट ऑफ सीएफए फॉर मार्केटिंग पीपल, यानी कि मार्केटिंग स्टूडेंट्स के लिए सीएफए तो नहीं है, वो तो फाइनेंस के स्टूडेंट्स के लिए, तो मार्केटिंग स्टूडेंट्स क्या डिफरेंट कर सकते हैं, और कुछ अच्छे कोर्सेज भी मुझसे पूछ रहे हैं कि मार्केटिंग में क्या कर सकते हैं। तो योगेश, सीएफए देखिए, मार्केटिंग के स्टूडेंट्स जो है वो जनरली प्रोफेशनल कोर्सेज में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करते, क्योंकि मार्केटिंग जो है वो आप सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट्स और कॉम्पिटिशन्स के थ्रू ही सीख सकते हो, और उसके थ्रू ही आप अपनी सीवी बना सकते हो। तो आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है कि सीएफए का इक्विवेलेंट आपको ढूंढना है मार्केटिंग के लिए, बिल्कुल भी नहीं। आप ध्यान दें कि अपनी मार्केटिंग स्किल्स जो है उसको कैसे इनहैंस करें। सिर्फ सीएफए करने से कोई बिल्कुल भी अच्छा फाइनेंशियल एनालिस्ट या फाइनेंशियल प्लानर नहीं बनता। एक डिग्री आने से आप गारंटी नहीं कर सकते कि आप टॉप पर पहुंच गए हो। तो एग्जैक्टली सेम चीज मार्केटिंग में भी लागू होती है। आपके अंदर वो स्किल्स होने चाहिए कि आप मार्केट कर सको कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस को जो आपको दिया जाता है। तो आप स्किल्स बिल्ड करने पर ध्यान दें, जो कि आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के थ्रू बिल्ड कर पाओगे। आपको मार्केट में जाना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, फील्ड में उतरना पड़ेगा। अपने आप से आप एक चैलेंज ले सकते हो कि मुझे एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर रिसर्च करना है, तो मैं किस तरह से उस पर रिसर्च कर सकता हूँ। बुक्स पढ़िए, फिलिप कॉटलर एक बोलते हैं बाइबल है मार्केटिंग स्टूडेंट्स के लिए, तो आप फिलिप कॉटलर पढ़िए जितना पढ़ सकते हो। और पढ़ना जरूरी नहीं है, पढ़ तो आप लोगे, एमबीए में आपको पढ़ा दिया जाएगा, मगर अगर आप फिलिप कॉटलर का इनसाइड मीनिंग समझ जाओ, एक एक लाइन के पीछे दोस्तों हिडन मीनिंग है, तो अगर आप वो हिडन मीनिंग समझ जाते हो तो मार्केटिंग स्किल्स आप में भर जाएंगे, और आप कॉम्पिटिशंस ही नहीं, आप प्लेसमेंट्स भी
रॉक करोगे, आराम से आपके प्लेसमेंट्स होंगे बिना कोई प्रॉब्लम के। आप जीडी पीआई एकदम आराम से क्लियर कर जाओगे। तो स्किल्स बिल्ड करने पर ध्यान दें, स्पेसिफिकली फॉर मार्केटिंग स्टूडेंट्स। और कुछ कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग पे कुछ कोर्सेज कोर्सेरा पे अवेलेबल हैं, वो आप कर सकते हो। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड नहीं हो, ब्रांड मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हो, तो ब्रांड मार्केटिंग के लिए कुछ इंटर्नशिप्स जो है इंटर्नशाला पे आती हैं, तो वो इंटर्नशिप्स पर आप ध्यान दें और उन इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करें। अगर आप 6-7 के लिए अप्लाई करोगे तो एक तो आपका लग ही जाएगा, आपको आराम से मिल जाएगा। जनरली मार्केटिंग इंटर्नशिप्स आपको मिलते हैं एक मार्केट रिसर्च फर्म से। स्टार्टिंग आपको रिसर्च से ही करना पड़ेगा। आप रिसर्च करते हो, आपको एक इंटर्नशिप मिलता है, फिर उसके बाद आप दूसरा इंटर्नशिप ब्रांड मार्केटिंग में कर सकते हो। तो इस तरह से एक मार्केटिंग स्टूडेंट के लिए आपको आगे जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पूछा है प्रचीर ने। उनका क्वेश्चन है कि अगर आप टॉप 100-200 में हो तो ये कहा जाता है कि आप सेफ हो। तो व्हाट डज इट मीन टू बी इन टॉप 100-200? ये सेम क्वेश्चन है प्रचीर, मैंने आंसर किया है। जीपीए और आपके प्रोफाइल सबको मैच करके टॉप 100-200 बनता है, बट इसका कोई स्पेसिफिक लिस्ट नहीं है। ये सिर्फ बोला जाता है कि अगर आपकी सीवी स्ट्रॉन्ग है एकेडमिक वाइज और एक्स्ट्रा करिकुलर वाइज तो आप टॉप 100-200 में आते हो। ऐसा कुछ प्रिस्क्राइब्ड रूल नहीं है कि आप ये करोगे तो आओगे। तो ओवरऑल जनरली देखा जाता है। अगला क्वेश्चन मुझे पूछा है राधिका ने। वो पूछ रहे हैं कि क्या अपॉर्चुनिटीज एनएम स्टूडेंट्स को अवेलेबल होती हैं जो मार्केटिंग लेते हैं। तो राधिका, मैंने आपको पहले पिछले क्वेश्चन में बताया कि मार्केटिंग स्टूडेंट अगर आप हो तो आपको किस तरह से अपना प्रोफाइल बिल्ड करना चाहिए और अपॉर्चुनिटीज कंपेयर टू फाइनेंस। तो देखिए, मार्केटिंग में आपको हमेशा ही कोई भी आप कॉलेज में जाएं तो ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। फाइनेंस की उतना अपॉर्चुनिटीज नहीं होते, बट जितने एनएम में होते उतने भी काफी जगहों पर नहीं होते। बट मार्केटिंग में आपको हमेशा ही कोई भी कॉलेज में आप जाएं, फाइनेंस से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज ही मिलेंगी। भले ही वो कंपनीज हो जो रिक्रूट करने आती हैं, ज्यादा कंपनीज मार्केटिंग की आती है उसमें, उसके बाद फाइनेंस की कंपनीज आती है। वृतांत ने मुझे पूछा है कि डूज एंड डोंट्स फॉर एनएम स्टूडेंट्स एंड रोल ऑफ स्टूडेंट कमिटीज इन प्लेसमेंट्स एंड लर्निंग्स। तो वृतांत, इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को जाकर देखें कि 5 टिप्स टू सक्सेस। यानी कि आप एनएम में अगर जाते हो या कोई भी बिजनेस कॉलेज में जाते हो तो आप ऐसी 5 चीजें क्या करोगे जो आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगी। तो वो आप वीडियो जरूर देखें। उसके अलावा स्टूडेंट कमिटीज का आप पूछो तो स्टूडेंट कमिटीज का, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है, कि आपको पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सेक्शन होता है, वहां पर ये दिखाना पड़ता है कि आप कौन सी कमिटी में हो या नहीं हो। अगर आप नहीं होते तो वो सेक्शन ब्लैंक जाएगा। तो ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर वो ब्लैंक भी हो तो, बट अगर ज्यादा कुछ उसमें बुलेट पॉइंट्स हो तो अच्छा लगता है, देखने में बैलेंस्ड आउट लगता है सीवी आपका। तो स्टूडेंट कमिटीज प्रोडक्टिवली अगर मैं बात करूं कि आपको उससे कोई मदद होगी अपार्ट फ्रॉम जो बुलेट आपको मिलेगी पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी लर्निंग आपको नहीं मिलेगी कमिटीज से, बट हाँ, एक आप टीम वर्क करना सीख जाओगे और आप इन्वॉल्व रहोगे सब चीजों में, तो आप गुमनाम नहीं हो जाओगे। 600 के बैच में अगर आप जाते हो और आप किसी कमेटी में नहीं होते हो तो आप गुमनाम हो जाओगे, आपको कोई जानेगा भी नहीं। तो अपने आप को एक फ्रेम में रखने के लिए जरूरी है, रेकमेंडेड है कि आप इन कमिटीज को ज्वाइन करें। और प्लेसमेंट्स में इन कमिटीज का ऐसा कोई हाथ नहीं है। अगर आप प्लेसमेंट कमिटी में एंटर कर लेते हो तो फिर शायद आपको हो सकता है थोड़ा एडवांटेज मिल जाए। उसके लिए आपको मेरे प्लेसमेंट वाले वीडियो में जाकर देखना पड़ेगा कि आप अगर प्लेसमेंट कमिटी के मेंबर हो तो आपको क्या एडवांटेज मिलता है। तो वो आप उस वीडियो को फॉलो करें, आपको पूरी तरीके से पता चल जाएगा। यश ने मुझे पूछा है कि एक आप रफ आइडिया दें फाइनल प्लेसमेंट फिगर्स का, स्पेसिफिकली फाइनेंस स्टूडेंट्स के लिए, कंसिडरिंग कि 250 के आसपास लोग फाइनेंस लेते हैं, तो डिसेंट प्लेसमेंट्स कितने को मिलते हैं। तो यश, आपका ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर सिर्फ इतना ही है कि डिसेंट प्लेसमेंट अगर 200 स्टूडेंट्स हैं तो आप मानकर चलिए कि 50% लोगों को डिसेंट प्लेसमेंट्स मिलती हैं, अच्छी प्लेसमेंट्स मिलती हैं, यानी मतलब कि, और बाकी जो बचे 100 हैं उनमें भी सब डिविजन्स आप कर लें। बाकी जो बचे 100 हैं उनमें 50 को, जो 100 to 150 है, उनको एवरेज प्लेसमेंट्स मिलेगी, और 50 to 150 to 200 जो भी है उनको बिलो एवरेज मिलेगी। और ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें कुछ मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं कहा, ये हर स्कूल में सेम है। परिवेश मुझे पूछ रहे हैं कि कोरोना का इफेक्ट क्या होगा आपके समर और फाइनल प्लेसमेंट्स के लिए। तो परिवेश, अगर आप इस साल ज्वाइन करते हो कोई भी इंस्टीट्यूट को, तो समर इंटर्नशिप जो है आपकी, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, शुरू होनी चाहिए थी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में। उनके प्रोसेसेस अगस्त सितंबर में शुरू हो जाते हैं। इस साल शायद लेट से शुरू हो रहे हैं कॉलेजेस, या फिर अगर ऑनलाइन भी शुरू हो रहे हैं
तो आप ये मानकर चले कि शायद 3 से 4 महीने का डिले हो आपके इंटर्नशिप के प्रोसेसेस कंडक्ट होने में। इससे क्या होगा कि आपको जो बीच में मौका मिलता था, इंटर्नशिप आपका जब लग जाता था और जब स्टार्ट होता था एक्चुअल, उसके बीच में आपको अगर सपोज 6 महीने मिलते थे तो आपको 3 महीने अब मिलेंगे। तो समर इंटर्नशिप में अब ये भी है कि कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो शायद ना आए क्योंकि उनको रिक्वायरमेंट उतने नहीं होंगे लेबर के, क्योंकि काम ही नहीं है। तो समर इंटर्नशिप में शायद थोड़ा इफेक्ट आपको देखने को मिले, बट फाइनल प्लेसमेंट्स तक आप समझ रहे हो 2 साल बीत जाएंगे। जब आप फाइनली प्लेस होने जाओगे, आपके फाइनल प्लेसमेंट्स आएंगे 2022 तक, ये सब चीजें सब ईज आउट हो जाएंगी और इकोनॉमी जो है ऑन ट्रैक आ जाएगी। तो फाइनल प्लेसमेंट्स में इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। समर में थोड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। और परिवेश पूछ रहे हैं कि फाइनेंस में 3 उन्होंने ऑप्शंस मुझे दिए हैं कि किस में जाना चाहिए, एनएम, एसआईबीएम और एमडीआई। तो परिवेश एग्जैक्टली यही चीज मैंने अपने एक वीडियो में एड्रेस करी है। उसका आपको कार्ड ऊपर दिखेगा, उस कार्ड पर क्लिक करें, आपको एग्जैक्ट सेम कि इन तीनों में से किस में जाना चाहिए, फाइनेंस में और मार्केटिंग में, मैंने उसमें एड्रेस किया। आप प्लीज वो वीडियो देखिए, आपको मिल जाएगा। ओमकार मुझे पूछ रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स ऑपरेशंस स्पेशलाइजेशन लेते हैं एनएमआईएमएस में, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं और प्लेसमेंट कैसी होती है। तो ओमकार, प्लेसमेंट जो है जनरली अगर मैं बात करूं, ऑपरेशंस नॉट मोर देन 70 to 80 पीपल लेते हैं, 70 to 80 स्टूडेंट्स लेते होंगे मैक्सिमम। तो एक ही सेक्शन जो होता है सेकेंड ईयर में, स्पेशलाइजेशंस के सेक्शंस होते हैं, ऑपरेशंस के लिए एक ही सेक्शन होता है। तो एक सेक्शन ज्यादा मुझे लगता नहीं है कि मुश्किल आपको आनी चाहिए ऑपरेशंस के प्लेसमेंट में, बिकॉज काफी अच्छी कंपनीज आती हैं और ऑपरेशंस की प्रोफाइल लेकर आती है। या मतलब कि अगर कोई कंपनी मार्केटिंग का प्रोफाइल लेकर आ रही है तो वो ऑपरेशन का भी प्रोफाइल लेकर आती है। मिसाल के तौर पर एशियन पेंट्स, स्विगी, ये काफी बड़ी बड़ी कंपनीज है दोस्तों। तो आपको इन कंपनीज में जाने का बहुत मौका मिलेगा। अच्छी प्लेसमेंट्स होती है ऑपरेशंस की, कम स्टूडेंट्स हैं, बड़ी कंपनीज आती है और अच्छा प्लेसमेंट देकर जाती है। अपॉर्चुनिटी वाइज देखिए, आप इन पार हो फॉर विद अदर स्टूडेंट्स। मार्केटिंग और ऑपरेशंस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है व्हेन इट कम्स टू अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज जो चीज मार्केटिंग स्टूडेंट्स कर सकते हैं वो ऑपरेशन के स्टूडेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि पहला साल तो जेनरिक होता है। तो सेकेंड ईयर में शायद आप थोड़ा उनसे अलग रहो, क्योंकि आपका जो स्पेशलाइजेशन है वो डिफरेंट है, उनका डिफरेंट है। बट मोर और लेस अपॉर्चुनिटीज आपको एग्जैक्टली सेम ही मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि वहां किसी जगह पर उनको अलाउ किया जाएगा और आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो इट विल बी एग्जैक्टली सेम। देवर्षी मुझे पूछ रही है कि ऑपरेशंस के लिए अगेन, तो जैसा कि मैंने कहा देवर्षी, पिछले क्वेश्चन में मैंने एड्रेस किया, जैसे कुछ कंपनीज हैं जैसे कि एशियन पेंट्स है, स्विगी है, और ये कंपनीज हैं जो ऑपरेशंस के अच्छे प्रोफाइल लेकर आती है। तो आप इन कंपनीज को टारगेट कर सकते हैं। अक्षित मुझे पूछ रहे हैं, हाउ वैल्यूएबल इज द IIM ब्रांड इन द लॉन्ग रन एंड इन द शॉर्ट रन। IIM का जो ब्रांड है, देखिए मैं एक कंपनी में अभी नौकरी कर रहा हूँ, मेरे साथ काफी लोग IIM के भी हैं। IIM इंदौर के हैं, IIM कोझिकोड के हैं और IIM कैलकाटा के हैं, और मैं NM मुंबई का हूं। मेरे साथ SIBM पुणे के भी लोग हैं और एग्जाम भुवनेश्वर के भी लोग। हम में कोई डिफरेंस नहीं है। तो IIM का जो टैग है वो शॉर्ट रन में आपको शायद अच्छी प्लेसमेंट दिला दे आपके कॉलेज में, और वो भी अगर आप टॉप IIMs में से हो, यानी कि ABCLKI, दैट्स इट। अगर आप इनसे नीचे IIMs में हो तो कोई गारंटी नहीं है कि आपको बहुत अच्छी प्लेसमेंट मिलेगी। तो IIM का जो टैग है वो तभी मैटर करता है जब आप इन 6 से 7 कॉलेजेस में हो, टॉप IIMs में। अदरवाइज न्यू IIMs में जाकर कोई मतलब नहीं है। अगर आपके पास कोई और बेटर कॉल नहीं है तो फिर तो कोई ऑप्शन नहीं है, आपको उसमें जाना ही पड़ेगा। बट अगर आपके पास कोई बेटर ऑप्शन है अवेलेबल, नॉन IIM ऑप्शन अवेलेबल है, तो न्यू IIMs को बिल्कुल अवॉइड करें। और जैसा कि आपने कहा, इन द लॉन्ग रन कितना वैल्यूएबल है, ये डिपेंड करता है कि आपका जो कॉलेज है जहां से आप पास आउट कर रहे हो, जो IIM है, वो कितना बड़ा बन जाता है। अब 1970 के दशक में, 1980 में किसी ने सोचा नहीं था कि IIM अहमदाबाद, जो उस समय नया नया शुरू हुआ था 1960 में, वो आज इतना दूर आ जाएगा। तो वहां पर आप दूरदृष्टि नहीं रख सकते कि 30 साल बाद मेरा कॉलेज टॉप पर चल जाएगा तो उस समय मेरी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। 30 साल बाद आपकी एक्सपीरियंस का ही वैल्यू उतना ज्यादा हो जाएगा कि IIM का ब्रांड इररिलेवेंट हो जाएगा। तो जब भी आप एक कॉर्पोरेट में एंटर करते हो, आप ब्रांड पीछे छोड़ के चलते हो। आपको IIM का ब्रांड ना ही स्विच करने में मदद करेगा और ना ही आपको आगे मदद करेगा। आपको सिर्फ फर्स्ट जॉब जो आपका लगता है कॉलेज से, उसमें मदद करेगा। दैट्स इट। ब्रांड विल नॉट मैटर इन द लॉन्ग रन, परफॉर्मेंस इन द कॉर्पोरेट विल मैटर। अगला क्वेश्चन मुझे निशित ने पूछा है। वो पूछ रहे हैं कि CGPA का क्या वैल्यू होता है फाइनल प्लेसमेंट्स में। तो CGPA का फाइनल प्लेसमेंट्स में ही वैल्यू होता है। समर्स तक तो आपके CGPA आते नहीं है। आपके जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के रिजल्ट्स होंगे वो आपके समर्स के प्रोसेस के बाद आएंगे, तो वो ब्लैंक रहता है। तो फाइनल्स में ही आपका CGPA काउंट होगा, उस पर ही फिल्टर लगता है।
अगर आपका सीजीपीए बेसिक सीजीपीए के नीचे है, फिल्टर लग के आप बाहर हो जाओगे शॉर्टलिस्ट से। तो फाइनल्स में बहुत मैटर करता है, सीजीपीए पर ध्यान रखें। फाइनल्स का जो प्रोसेस है वहां तक सीजीपीए अच्छा मेंटेन करना पड़ेगा। आशु मुझे पूछ रहे हैं रिलेटिव कंपैरिजन ऑफ मार्केटिंग, ऑप्स एंड जनरल मैनेजमेंट विद रिस्पेक्ट टू अपॉर्चुनिटीज, कंपनीज, रोल एंड ग्रोथ इन एमबीए। तो कंपैरिजन में अगर करूं मार्केटिंग, ऑप्स का और जनरल मैनेजमेंट का विद फाइनेंस, क्योंकि आपने उसका नाम नहीं लिया है, तो डेफिनेटली एक थोड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि एनएम का सबसे बेस्ट, सबसे वेल नोन स्पेशलाइजेशन फाइनेंस है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं आएंगी, क्योंकि जो कंपनीज मार्केटिंग रोल्स लेकर आती हैं वो कंपनीज ऑपरेशंस के भी रोल्स लेकर आती हैं। जनरल मैनेजमेंट तो एक बहुत मतलब जनरल मैनेजमेंट के लिए तो आप हमेशा ही मतलब कोई भी कंपनी आती है तो आप एप्लीकेबल हो, तो मैं जनरल मैनेजमेंट की पर तो जाऊंगा नहीं। बट आप ये जरूर ध्यान रखें कि जनरल मैनेजमेंट वो लोग करते हैं जो जनरली कंसल्टिंग या स्ट्रैटेजी वाले रोल्स में जाना चाहते हैं, वो भी नॉट नाउ, आज से 10 से 15 साल बाद। तो देखिए इतना ज्यादा आगे का सोच कर कोई मतलब नहीं है, आप वही स्पेशलाइजेशन करें जो आपको लगता है कि आप शॉर्ट टर्म यानी कि 5-10 साल में आप रहना चाहते हो जिसमें। तो डोंट गो फॉर जनरल मैनेजमेंट अनटिल एंड अनलेस यू आर वेरी श्योर कि आपको स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग रोल्स में जाना है और कोई कंपनी में ऐसा कुछ रोल चाहिए आपको, तो उससे आप दूर रहें। और कंपेयर करूं अगर मैं अपॉर्चुनिटीज ग्रोथ को, तो हाँ ये आपको मार्केटिंग ऑप्स में अपॉर्चुनिटीज इक्वल मिलेंगे, रोल्स भी आपको अच्छे मिलेंगे, कुछ कुछ कंपनीज बहुत अच्छी रोल्स लेकर आती हैं। ऐसा नहीं है कि आप मिस आउट कर जाओगे अगर आपने मार्केटिंग या ऑप्स के लिए ऑप्ट किया। निशित ने मुझे वापस एक क्वेश्चन भेजा है, वो पूछ रहे हैं कि व्हाट कैन अ फ्रेशर डू अपार्ट फ्रॉम सीएफए फॉर गेटिंग शॉर्टलिस्टेड। तो निशित इसका आंसर मैंने पहले भी किया है, सीएफए करना कोई जरूरी नहीं है, तो बिल्कुल उससे दूर रहें। अगर आप सोचते हैं कि 2 लेवल आप क्लियर कर लोगे 1 साल में, तो वो आपको फाइनल्स में काम आएंगे, आपके वो समर्स में काम नहीं आने वाले। अगर आपने कर लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आपने नहीं किया है तो मैं एडवाइस करूंगा डोंट गो फॉर इट। अपने समर्स पे ध्यान दें, सीएफए पे नहीं। और शॉर्टलिस्ट के लिए सर्टिफिकेशन कोर्सेज पर ध्यान दें, कॉम्पिटिशन पर ध्यान दें, कुछ प्रोजेक्ट्स कर लें, कुछ खुद से प्रोजेक्ट्स कर लें, कुछ रिपोर्ट बना लें, आपकी जो नॉलेज है वो भी बढ़ेगी। अक्षित ने मुझे पूछा है फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम्स के बारे में कि वो कितने हेल्पफुल होते हैं प्रोफाइल बिल्डिंग में। अक्षित, फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम्स बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं होते कॉलेज के अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए, वो सिर्फ मस्ती के लिए होती है। अगर मैं आपको सच सच बताऊं तो उसमें कोई पढ़ाई नहीं होती। जरूर आपको कुछ एग्जाम्स देने होंगे, अटेंडेंस का भी कोई चक्कर नहीं होता। आप 3 महीने जाते हो, कुछ पैसे खर्च करते हो। जैसे एनएम में अगर आप आओगे तो आपको 4 से 5 लाख रुपए लगेंगे, 3 महीने आप यूरोप का टूर करके आते हो। अगर आपको घूमना है, अगर आप एमबीए सिर्फ मजे के लिए कर रहे हो, डिग्री के लिए कर रहे हो, तो आप फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम में जाइए। शशांक ने मुझे पूछा है कि उनके पास 22 महीने का वर्क एक्सपीरियंस है आईटी में, तो क्या ये सच है कि उनको कुछ कंपनीज में शॉर्टलिस्ट नहीं आएंगी जो फ्रेशर्स को आ सकती है? तो शशांक, जरूर ऐसा होता है। देखिए कुछ कंपनीज का प्रेफरेंस होता है कि वो फ्रेशर्स या फिर मैक्स टू मैक्स 1 साल वाले वर्क एक्सपीरियंस वालों को प्रेफर करती है। जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूं तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पर जनरली फ्रेशर्स को प्रेफर किया जाता है, या फिर आपके पास मैक्स 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो थोड़ा डिसएडवांटेज होगा, बट ज्यादा नहीं, बहुत कम। विशु मुझे पूछ रहे हैं डू वी नीड टू कम अ बिट प्रिपेयर्ड फॉर एवरी डोमेन सच एज मार्केटिंग, फाइनेंस बिफोर ज्वाइनिंग। देखिए ज्वाइनिंग के पहले आप क्या प्रिपरेशन कर सकते हो? आप सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर सकते हो, या थोड़ा बहुत आप कोई बुक्स पढ़ सकते हो, मार्केट्स फॉलो कर सकते हो, बिजनेस न्यूज फॉलो कर सकते हो। इससे ज्यादा आप क्या प्रिपेयर करोगे? तो आप ये करिए कि अगर आप एक फाइनेंस स्टूडेंट हैं तो आप मार्केट्स फॉलो करना शुरू कर दीजिए, बिजनेस न्यूज पढ़ना शुरू कर दीजिए। और अगर आप एक मार्केटिंग स्टूडेंट हैं तो आप मार्केटिंग के ऊपर जो बुक्स आती हैं या फिर जो भी ब्रांड्स हैं एग्जिस्टिंग है, उन्होंने किस तरह से मार्केटिंग कैंपेन्स लाए हैं, अगर आप हिस्ट्री में जाओ आप देखोगे किस तरह से एवोल्यूशन होता है मार्केटिंग कैंपेन्स का। कोका कोला का आप देखिएगा, आप उसके बाद आप ये जो कट थ्रोट कंपटीशन जिस मार्केट में होता है, जैसे एयरलाइन इंडस्ट्री, ये लोग किस तरह से एडवर्टाइजमेंट करते हैं। आपने देखा होगा कि BMW, ऑडी या जो भी लग्जरी कार्स के जो ब्रांड्स हैं उनके एडवर्टाइजमेंट्स इतने सटल होते हैं, तो आप उनसे सीखिए, वो सब आप देखिए, आप पढ़िए कि उसके पीछे रीजन क्या है। तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको वेल इन्फॉर्म्ड होना पड़ेगा मार्केटिंग के बारे में। आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते आने के पहले, सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर सकते हो या थोड़ा नॉलेज गैदर कर सकते हो, इन सब चीजों को कर। शशांक गर्ग ने मुझे पूछा है कि एक मैकेनिकल इंजीनियर जिसके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है और उसे फाइनेंस में अपना करियर बनाना है, तो वो क्या कर सकते हैं?
तो शशांक, जैसा कि मैंने आपको कहा, अगर आप फाइनेंस के प्रति इंक्लाइंड हो तो आप मार्केट्स फॉलो करना आज से ही शुरू कर दीजिए। जो भी मेजर न्यूज आते हैं आपको ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना, बट ऊपर से आपको पता होना चाहिए आपके अराउंड क्या चल रहा है बिजनेस फ्रेटर्निटी में। अगर आपको ये पता है तो आपके पास जनरल नॉलेज होगी और आप लॉन्ग रन में यानी कि अपने एमबीए करियर में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी अगर आप वेल इन्फॉर्म्ड हुए। और फाइनेंस स्टूडेंट्स को जनरली वैल्यूएशन, रिसर्च, इक्विटी रिसर्च और ये सब चीजें आना बहुत जरूरी है। तो ये सब चीजें आप धीरे धीरे सीखोगे। इन सब पे आप कोर्सेज ले सकते हो, आप सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी कर सकते हो स्टार्ट होने के पहले आपका कॉलेज। तो ये कोर्सेज जो है आप दामोदरन के वैल्यूएशन के ऊपर जो भी कोर्सेज हैं वो कर सकते हो, या फिर एचबीएस की तरफ से काफी सारे वैल्यूएशन के ऊपर मॉडल्स हैं, इक्विटी रिसर्च के ऊपर मॉडल्स हैं। फिन शिक्षा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये सब प्रोवाइड करती है, बहुत ही अच्छे कोर्सेज है फिन शिक्षा के, तो आप वहां से फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हो। उसी तरह 4Vision भी है, तो EduCBA भी है। EduCBA में आपको डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस के अंदर भी सब डिविजन्स के ऊपर में कोर्सेज मिलेंगे, जैसे हेज फंड के ऊपर आपको कोर्स मिल जाएगा, म्यूचुअल फंड के ऊपर कोर्स मिल जाएगा। तो इन सब चीजों को आप कर सकते हो। सारा मत करिएगा, आपका फाइनेंस के अंदर में भी जिस डिवीजन के ऊपर आप इंक्लाइंड हो, यानी कि अगर आप इक्विटी रिसर्च के ऊपर इंक्लाइंड हो तो आप वैल्यूएशंस और इक्विटी रिसर्च के ऊपर वाले कोर्सेज करिए, ना कि आप ऐसे कोई कोर्सेज कर लीजिए जो आपको काम ही नहीं है। तो आप ये देखकर अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप ये सब कर सकते हो। और इतना मुझे पूछ रहे हैं हाउ टू प्रिपेयर एंड अप्रोच फॉर बी स्कूल कॉम्पिटिशंस, और तो इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। मैं इसके साथ में जस्टिस नहीं करूंगा अगर मैं अभी आपको 2 मिनट में इसके बारे में बताऊं। डिटेल वीडियो बनाऊंगा और आपको ऐसी चीजें बताऊंगा जो आप अगर कर लोगे तो आपको जीतने से कोई रोक नहीं सकता। और यहाँ पर सिर्फ जीतना मोटिव नहीं होगा, यहाँ पर ये भी मेरा मोटिव होगा कि आप किस तरह से अपने वैल्यू बिल्डिंग करते हो, अपने जो इंटेलिजेंस है उसको किस तरह से बढ़ाते हो, अपनी इंटेलिजेंस को। तो आप मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए, आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे। प्रज्वल ने मुझे पूछा है कि एनएम जो है वो फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा है, उनको पता है, और मार्केटिंग के लिए वो कितना अच्छा है और क्या पॉसिबल पैरामीटर्स जो है उनको देखने चाहिए, और वो ऑपरेशंस के बारे में भी पूछ रहे हैं। तो प्रज्वल, इसके ऊपर में मैंने काफी डिटेल में एड्रेस कर लिया है, आपके क्वेश्चंस का आंसर भी मैंने पहले ही दे दिया है बाकी क्वेश्चंस। मेगा मुझे कह रही है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे मैंने एक बार बताया था कि आप जो है रिपोर्ट बना सकते हो रिसर्च करके, और कोई भी आपका इंटरेस्ट वाला एरिया है उसके ऊपर आप रिसर्च करके बना सकते हो। तो क्या उसको पब्लिश करना जरूरी है? नहीं मेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर सपोज आपको कोई फील्ड में इंटरेस्ट है, अगर आप मैं एग्जांपल लेता हूँ, अगर आप मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हो तो आप कोई भी एक प्रोडक्ट को उठाइए या कोई भी ब्रांड को उठाइए, आप उसके ऊपर रिसर्च करिए। रिसर्च का मतलब है, सपोज मैं पतंजलि की बात करता हूँ, तो आप पतंजलि के कोई प्रोडक्ट पे अगर आप रिसर्च करते हो तो आपका एक रिसर्च रिपोर्ट बनेगा। आप एनालिटिक्स करोगे उस पर, आप कंज्यूमर बिहेवियर टेस्ट करोगे, आप बाकी चीजें लगाओगे मार्केटिंग के जो मेजर है, जैसे सेगमेंटेशन क्या है, टारगेट सेगमेंट क्या है, आप कहां पर डिलीवर करते हो, आपकी सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो काफी सारी चीजें आती है। ठीक है, तो वो सब चीजें आप अपने रिपोर्ट में बनाते हो, तो 5 से 6 पेज का एक रिपोर्ट बनता है। उसको पब्लिश नहीं करना है, वो आपके रेफरेंस के लिए कि आपने इस पे काम किया है। कभी भी आपको ऐसा होता है कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए कोई भी पर्टिकुलर चीज के रिलेटेड, उस पर्टिकुलर रिपोर्ट से आपको वो मिल जाएगी, तो आपके रेफरेंस के लिए है या आपके अंडरस्टैंडिंग और आपकी डेवलपमेंट के लिए है। इसको आपको पब्लिश नहीं कराना, बिना पब्लिशिंग भी आप अपने सीवी में डाल सकते हैं, पर आपके पास कोई रिपोर्ट होना चाहिए फिजिकल फॉर्मेट। विशु मुझे पूछ रहे हैं कि व्हाट सिग्निफिकेंस क्लब्स एंड कमिटीज होल्ड। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये क्लब्स एंड कमिटीज जो है, यहाँ पर आप प्रोडक्टिव कुछ भी नहीं करते। मतलब आप कॉम्पिटिशंस कभी कभार ऑर्गेनाइज करवा लेते हो, थोड़े बहुत आप यहाँ पर आर्टिकल्स लिखोगे जो बैच में सर्कुलेट होंगे, तो ऐसा कुछ प्रोडक्टिव नहीं है। आप इससे बेटर तो आप खुद से आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो मैं कहूंगा कि आप स्टार्टिंग के लिए ज्वाइन करें, बट एक्सपीरियंस लेना हर चीज का बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने भी किया था, मैंने 2 कमिटीज ज्वाइन किए थे। मैंने फाइनेंस का एक कमिटी ज्वाइन किया था क्योंकि मेरे स्पेशलाइजेशन को रिलेटेड था, और मैंने सोशल कमिटी ज्वाइन किया था क्योंकि मुझे सोशल वर्क करने में थोड़ा इंटरेस्ट था। तो ये 2 कमिटीज मैंने ज्वाइन की 1 साल के लिए, और 1 साल के बाद मैंने छोड़ दी। मैंने सीनियर कमिटी में जाने की पहल नहीं करी क्योंकि मेरा जो पर्पस था एक्सपीरियंस का वो मैंने ले लिया था। तो देयर वाज नो रिक्वायरमेंट कि मैं उसको कंटिन्यू करूं, क्योंकि मेरे लिए वो मोनोटोनस हो रहा था। जो चीज मैंने फर्स्ट ईयर में करी है वही मेरे को सेकंड ईयर में करना था। तो मैंने बोला इससे बेटर कि मैं वहां पर जाऊं, मैं और कोई चीज करके अपने डेवलपमेंट कर सकता हूं। तो कमिटीज एंड क्लब्स में आप स्टार्टिंग में ज्वाइन करें, और अगर आपको बहुत अच्छा लगता है, अगर आपको काम भी अच्छा लगता है, तो आप डेफिनेटली कंटिन्यू कर सकते हो, बट रेलेवेंस एज इन लर्निंग 0 है। मेघा मुझे वापस से पूछ रही है कि कोर्सेज या सब्जेक्ट्स
क्या प्रिपेयर कर सकते हो कॉलेज के पहले? तो मैंने कहा जैसा कि मैंने मेरे प्रीवियस क्वेश्चन में एड्रेस किया था कि किस तरह से एक फाइनेंस के अगर आप स्टूडेंट हो तो आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो, फ्रेशर हो तो ज्वाइन करने के पहले आप क्या कर सकते हो? आप न्यूज़ पढ़ सकते हो, आप रिसर्च कर सकते हो, कुछ कंपनीज पे एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ सकते हो। जैसे कि अगर मैं आपको मिसाल के तौर पर एग्जांपल दूं, अभी रिलायंस के ऊपर में काफी सारे न्यूज आ रहे हैं, तो आप रिलायंस का एनुअल रिपोर्ट पढ़ सकते हो। आप ये देख सकते हो कि आप खुद का एक एनालिसिस कर सकते हो कि कोरोना वायरस का क्या इम्पैक्ट होने वाला है कंपनीज पर, मार्केट्स पर, एक ओवरऑल। तो ये सब आप सेल्फ मोटिवेट करके अपने आप को करना पड़ेगा। देखिए, आपको कोई स्पून फीड नहीं कर सकता। आप जैसा कि सर्टिफिकेशन कोर्स में मैंने मेंशन किया, आप वो सब कर सकते हो। तो ये सब कर आप प्रिपेयर हो जाओगे कोई भी कॉलेज के लिए। और प्रशांत रेड्डी ने मुझे पूछा है कि हाउ आर द अपॉर्चुनिटीज इन आईटी कंपनीज? डज ऑल टॉप आईटी फर्म्स विजिट? तो टॉप आईटी फर्म्स इन्फोसिस, टीसीएस, एक्सेंचर, ये सब कंपनीज तो आती है दोस्तों। तो ऐसा कुछ नहीं है कि टॉप आईटी फर्म्स नहीं आएंगे, और टॉप आईटी फर्म्स तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ही आती है, तो बिजनेस स्कूल्स में तो आएंगी ही आएंगी। एंड व्हाट काइंड ऑफ रोल्स दीज कंपनीज ऑफर? तो आपको जनरल आईटी रोल देंगे, डिपेंड करता है कि कौन से प्रोफाइल के लिए आए हैं। डिफरेंट प्रोफाइल्स होते हैं, कोई फाइनेंस के प्रोफाइल की तरफ आते हैं, कोई रिस्क मैनेजमेंट के लिए आते हैं, कोई प्रोडक्ट मैनेजमेंट के लिए आते हैं। तो डिपेंड करता है। आईटी में जो है वो एरिया जो है वास्ट है, वहां पर कुछ भी वो लोग आ सकते हैं। डिफरेंट वर्टिकल्स के लिए डिफरेंट रोल्स लेकर आते हैं। एंड उनके पे रेंजेस पूछ रहे हैं प्रशांत की क्या पे होता है? तो देखिए, आईटी कंपनीज का पे कभी भी उतना हाई रहता नहीं है। तो आप ये मानकर चले 12 से 14 लाख के अंदर आपको, इनफैक्ट सबसे बड़ी आईटी कंपनी जो एनएम में आती है वो एक्सेंचर ही है मेरे हिसाब से। तो अगर एक्सेंचर का भी मैं बोलूं तो 14 से 16 लाख से ज्यादा नहीं देती शायद। तो आईटी में पे ज्यादा नहीं है। प्रशांत ने पूछा है, वो पूछ रहे हैं कि उनके एकेडमिक स्कोर्स जो हैं वो थोड़े लो है, तो क्या वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा समर प्लेसमेंट्स में? और उनके एकेडमिक्स जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, 10 में उनको 10 CGPA मिला है, 12 में 80% है और ग्रेजुएशन में 67 है। तो प्रशांत, आप सेफ हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी शॉर्टलिस्ट में। बाकी आप पर डिपेंड करता है किस तरह से आपका जीडी और पीआई जाता है। तो आप डरिए मत, समर प्लेसमेंट्स में आपको एकेडमिक्स की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उन्होंने एक दूसरा सवाल भी पूछा है कि अगर वो अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करते हैं एनएम में आने के बाद, यानी कि एनएम का CGPA अच्छा रखते हैं, तो फाइनल प्लेसमेंट्स में क्या उनको से मदद मिलेगा? तो डेफिनेटली त्रिशांक, अगर आप फाइनल प्लेसमेंट तक अपना CGPA जो एनएम का है वो बहुत अच्छा रखते हो, तो आपके प्रीवियस एकेडमिक्स को इग्नोर कर दिया जाएगा, आपके सिर्फ एनएम के एकेडमिक्स को मद्देनजर रखा जाएगा। तो डेफिनेटली वो आपको हेल्प करेगा। राहुल मुझे पूछ रहे हैं कि MBA HR के लिए क्या रोल्स ऑफर होते हैं और स्कोप कितना है? तो राहुल, HR के लिए काफी अच्छी कंपनीज आती हैं कॉलेज में। हनीवेल आती है, ITC आती है, इनफैक्ट मॉर्गन स्टैनली भी आती है HR के लिए। तो बहुत अच्छी कंपनीज आती हैं HR के लिए। मारुति सुजुकी और बहुत अच्छे ब्रांड्स आते हैं HR के अच्छे रोल्स देकर। तो प्लेसमेंट वाइज, स्टैट्स वाइज अच्छा है, और क्योंकि बैच साइज भी कम होता है तो एक वहां पर भी एडवांटेज है। स्कोप जो है HR में, देखिए ये तो मैंने HR किया नहीं है तो मैं आपको सही बता नहीं पाऊंगा। अगर आप कंपटीशन वाइज पूछ रहे हो या फिर एक अपॉर्चुनिटीज वाइज पूछ रहे हो, तो वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, भले आप कोई भी स्पेशलाइजेशन में हो, उस पर डिफरेंशिएट नहीं किया जाता। शुभम मुझे पूछ रहे हैं कि कुड यू इफ सो प्रेडिक्ट द इफेक्ट ऑफ पैंडेमिक ऑन समर एंड फाइनल प्लेसमेंट्स? तो शुभम, इस कोरोना वायरस का इफेक्ट जो है फाइनल प्लेसमेंट में बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके फाइनल प्लेसमेंट्स 2 साल बाद होंगे। तब तक इकोनॉमी और ग्लोबल इकोनॉमी स्टेबलाइज कर जाएगी तब तक पूरी तरीके से। समर्स में आपको थोड़ा इफेक्ट देखने को मिलेगा। कुछ कंपनीज जो आती हैं वो हो सकता है ना आए, बट वो अक्रॉस द बोर्ड सेम है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एनएम में डिसएडवांटेज है और बाकी जगहों पर नहीं है, बल्कि एनएम में कम डिसएडवांटेज है, उन कॉलेजेस में ज्यादा डिसएडवांटेज है जो ऐसे लोकेशंस पर है जहां पर हब नहीं है, कोई कॉर्पोरेट हब नहीं है। तो आपके लिए तो बिल्कुल बल्कि कम डिसएडवांटेज है, जितना एक कॉलेज जो बहुत आउटस्कर्ट्स में है या फिर कोई ऐसी सिटी में है जो कि मेन स्ट्रीम सिटी नहीं, उनको ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो डरिए मत आप। उन्होंने काफी सारे क्वेश्चन मुझे भेजे हैं। वो ये भी पूछ रहे हैं कि मस्ट रीड बुक्स अकॉर्डिंग टू यू फॉर HR प्रोफेशनल क्या है, और फिलिप कॉटलर के अलावा तो HR के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस पर आप बुक्स पढ़ सकते हो, आपको बहुत काम आएंगी। इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा जरूरी होता है HR स्टूडेंट के लिए, तो उन पर आप देखिए कुछ बुक्स। मुझे इतने आइडिया नहीं है दोस्तों HR के बारे में, बट इमोशनल इंटेलिजेंस का बुक मैंने खुद ने पढ़ा था, तो इसीलिए मैं आपको वो बोल सकता हूँ। और वो HR स्टूडेंट्स जो मेरे फ्रेंड्स थे HR में, उन्होंने भी मुझे बताया था कि बहुत जरूरी होता है।
उन्होंने ये भी पूछा है कि व्हाट कैन वी डू बिफोर द सेशन स्टार्ट्स, मतलब कि ज्वाइन करने के पहले उनका परफॉर्मेंस और पार्टिसिपेशन इन वेरियस इवेंट्स कैसे बढ़ाएं और कैसे वो जीत सकते हैं कॉम्पिटिशंस। तो जैसा कि मैंने आपको कहा शुभम, मैं इसके ऊपर में एक इलैबोरेटिव वीडियो बनाऊंगा कि आप कैसे केस स्टडी कॉम्पिटिशंस जीत सकते हो और उससे अपना लर्निंग बढ़ा सकते हो। तो आप उसको फॉलो करिएगा। मैं 2 मिनट में आपको अगर बताऊं तो आपको कुछ सीखने को भी नहीं मिलेगा और ये क्वेश्चन जो है उसका आंसर भी ठीक नहीं मिलेगा। मैं चाहता हूं मैं आपको जो भी आंसर्स दूं वो ऐसे दूं ताकि आपको उससे फायदा हो, ना कि सिर्फ देने के लिए दूं। आस्था मुझे पूछ रही है कि व्हाट इफ वी हैव एन एक्सपीरियंस बट इट इज नॉट इन एचआर, मतलब एचआर में आपका एक्सपीरियंस नहीं है और आपको एचआर करना है, तो क्या करना चाहिए और प्रोफाइल कैसे बिल्ड करें। तो एचआर का एक्सपीरियंस बहुत हार्डली कोई लेकर आता है एचआर करने के लिए, तो भूल जाइए कि आपके पास ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं है। आपको प्रोफाइल स्ट्रेंथन करना है तो आप, जैसा कि मैंने काफी सारे वीडियोस में कहा है, सर्टिफिकेशन कोर्सेज आप करिए, एचआर रिलेटेड सर्टिफिकेशन कोर्सेज करिए, आप मार्केटिंग रिलेटेड करिए, क्योंकि मार्केटिंग और एचआर कहीं ना कहीं मैच खाते हैं, मेल खाते हैं। तो आप मार्केटिंग के ऊपर भी कर सकते हो जो एचआर का टच हो जिन सर्टिफिकेशन कोर्सेज में, बट वो हो मार्केटिंग। तो ऐसे कुछ कोर्सेज आप कर सकते हो। आप इमोशनल इंटेलिजेंस पर भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, HBS हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की तरफ से एक प्रॉपर मॉड्यूल है इमोशनल इंटेलिजेंस पर, वो भी आप कर सकते हो। और इसके साथ कॉम्पिटिशंस तो इंपॉर्टेंट है ही। उन्होंने ये भी पूछा है कि will it be beneficial to opt for any online courses in HR till the course doesn't commence? हाँ बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा, आप जब तक स्टार्ट नहीं करते तो 2-3 महीने खराब करने से बेटर है कि आप कोई कोर्स कर लो और कुछ सीख लो स्टार्ट होने से पहले। आपका CV भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आपको थोड़ी नॉलेज भी मिल जाएगी, तो आपका हेड्स अप जो है आपको स्टार्ट करने के पहले अच्छा मिलेगा। यशस्विनी मुझे पूछ रही है कि वो जूलॉजी बैकग्राउंड से है और फ्रेशर है, तो क्या वो अफेक्ट करेगा उनके समर्स या फाइनल्स में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं यशस्विनी। आप कोई भी बैकग्राउंड से हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका जो परफॉर्मेंस होता है MBA में, उस पर डिपेंड करता है आपका फाइनल प्लेसमेंट। समर्स के लिए अगर आपके स्कोर्स नॉर्मल है, आपके स्कोर्स एवरेज है या अबव एवरेज है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बैकग्राउंड से कभी भी आपको रोका नहीं जाएगा, ये आप लिख कर लें। HR में बैकग्राउंड नहीं देखा जाता। पार्थ पूछ रहे हैं हाउ इंपॉर्टेंट इज नेटवर्किंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एन MBA एंड हाउ टू गो अबाउट इट। तो पार्थ, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को जाकर देखिए। नेटवर्किंग किस तरह से करनी चाहिए और किसके साथ करनी चाहिए। सिर्फ नेटवर्किंग करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट किसके साथ आप कर रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को जाकर देखें, आपको पूरा आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे नेटवर्किंग रिलेटेड। ईशना मुझे पूछ रही हैं कि what exactly do we have to do in this summer break which will help in our course in HR and summer and final placements। तो ईशना, सेम क्वेश्चंस हैं आपके जो मैंने पहले एड्रेस किए हैं आस्था के और यशस्विनी के, कि आपको क्या करना है कि आप अपने कोर्सेज चालू होने के पहले एक हेड्स अप ले सको, एक स्टार्ट कर सको बिना कोर्सेज शुरू हुए। तो आप कुछ भी सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर सकते हो, आप एक काम कर सकते हो, कुछ बुक्स पढ़ सकते हो HR के रिलेटेड। जैसा कि मैंने कहा, आपका जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है HR में भी सब डिविजन होते हैं, जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है उसके ऊपर आप बुक्स पढ़ें, आप ऑनलाइन रिसर्च करें, क्योंकि HR के काफी ऐसे पेपर्स अवेलेबल होते हैं, रिसर्च पेपर्स जो बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट ने लिखा होता है। तो आप वो सब पेपर्स पढ़ेंगे तो आपका जो IQ लेवल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। अमन दीक्षित मुझे पूछ रहे हैं कि पुअर एकेडमिक रिकॉर्ड है इनका भी इनके हिसाब से, तो 10 में इनको 81 मिले हैं, 12 में 62 और ग्रेड में 65। तो अमन, आपका जो 12 का स्कोर है थोड़ा लो है, शायद ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा समर इंटर्नशिप में। फाइनल प्लेसमेंट्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपका कॉलेज का CGPA बेटर होता है तो ये इग्नोर कर दिया जाएगा, बट समर्स में शायद आपको थोड़ी दिक्कत आए। तो आप अब आपके अगर एकेडमिक जो परफॉर्मेंस है उसमें कुछ लैग है तो आप कवर कर सकते हो उसको। वो कवर करने के लिए आपको अपना एक्स्ट्रा करिकुलर या फिर इंटर्नशिप्स वाला सेक्शन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने अभी तक जितने भी एडवाइस दिए उसको आप फॉलो करिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अमन का ये आखिरी सवाल है, वो पूछ रहे हैं कि हाउ गुड आर द एफर्ट्स पुट बाय NM फॉर प्लेसमेंट्स। मतलब क्या आप मुझसे ये पूछ रहे हो कि NM प्लेसमेंट करवाने के लिए क्या क्या करता है? तो इसका आंसर मैं आपको ये देता हूं कि NM अपनी जान लगा देगा आपका प्लेसमेंट करवाने के लिए। अब ये डिपेंड करता है आप में कितनी कैपेबिलिटी है। अगर आप एक बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, आपको कोई भी कॉर्पोरेट नहीं लेगी, आप किसी भी कॉलेज में चल जाए,
सिर्फ कॉलेज के ब्रांड के ऊपर दोस्तों इंटर्नशिप्स या प्लेसमेंट्स नहीं मिलते। आपको खुद के अंदर भी एक डेवलपमेंट होना चाहिए। उनको दिखना चाहिए कि आप में वो आग है, आप में वो मोटिवेशनल स्पिरिट है कि आप कुछ कर सकते हो। उनकी कंपनी में अगर आप जाके कंट्रीब्यूट नहीं करोगे तो आपको एक साल बाद फायर कर देंगे। तो वो यही देखकर सिलेक्ट करते हैं कि आप जो है किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हो ऑर्गेनाइजेशन को। तो देखिए, एनएम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि आपको एक अच्छी से अच्छी प्लेसमेंट मिले। बाकी आप पर है, कंपनीज लेकर आएगा कॉलेज, आपके ऊपर है कि आप कैसे सिलेक्ट होते हो और कैसे उस कंपनी में अपने आप को प्रूव करते हो। तो इसी के साथ क्वेश्चंस का सिलसिला अभी के लिए खत्म हुआ। ऐसे और भी क्वेश्चंस आए हैं मेरे पास, मैं उन सारे क्वेश्चंस को एक दूसरे वीडियो में एड्रेस करूंगा। तो आप उन वीडियो को आप देखें और आपके जो बचे हुए क्वेश्चंस एड्रेस नहीं हुए हैं इस वीडियो में, शायद वो अगले वीडियो में हो जाए। अगर आपके भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको पूछने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो कमेंट। मैं आपके सभी क्वेश्चंस का डिटेल में आंसर दूंगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और आपके तरफ मैं ला सकूं, आप तक पहुंचा सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने का दोस्तों।